इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के कृषि प्रश्न से। और भाई, जैसा जाना है कि समय के साथ साथ या समय के अनुसार जो नई नई फसलें जो हैं और मौसम के अनुसार जो है नई फसलें बोने लगे हैं, तो ऐसे में तैयारी करें हैं अच्छी फसल, अच्छी पैदावार लेने के लिए, और खादों का इस्तेमाल भी करें हैं। और इसके साथ साथ कई जागरूक किसान जो हैं वो प्राकृतिक रूप में खेती करने के लिए प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल की तरफ भी बढ़े हैं, और उसमें हरी खाद को भी जो है अहमियत दें हैं। तो वो अभी से तैयारी करने लग रहे हैं या करने लग गए होंगे कि हरी खाद के तौर पे जो है कौन कौन सी फसलें वो इस साल लें। तो आज का हमारा कृषि प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि हरी खाद के लिए बोई जाने वाली 2 फसलों के नाम बताओ। आज के कृषि प्रश्न का दोबारा सुन लें, हरी खाद के लिए बोई जाने वाली 2 फसलों के नाम बताओ। और इसका उत्तर जो है हमारे भाई हमने भेज सके हैं इस नंबर पे 94 160 21 336। दोबारा सुन लें, फ़ोन नंबर 9416021336। और इस आज के कृषि प्रश्न का उत्तर जो है हम कार्यक्रम के बीच में ही देंगे। जिन भाइयों के सही उत्तर होंगे उनके नाम भी यहाँ से बोले जाएंगे। और इसके साथ साथ भाइयों, जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के कृषि प्रश्न से, तो वो तो हमने कृषि प्रश्न भाइयों से पूछ ही लिया। और इसके साथ साथ करेंगे चर्चा हम सूक्ष्म सिंचाई योजना पर, करेंगे मनोरंजन और खेतीबाड़ी से लगते और दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर करेंगे चर्चा। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा सूक्ष्म सिंचाई योजना, यानी कि एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत जो है किसान भाई अपने खेतों में सुनिश्चित कर सके हैं कि उनको कैसे पानी मिल सके है और उनके खेतों तक ये पहुंचा जा सके है। और इसने प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के रूप में भी जाना जा है। और दरअसल इस योजना को जो देखा गया है वो केंद्र सरकार की ओर से शुरू करा गया और देश के सभी राज्यों में इस योजना को लागू कराया गया है। और इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसल का ज़्यादा उत्पादन होगा और साथ ही सिंचाई के समय लगने वाला ज़्यादा जल से भी छुटकारा मिल जाएगा, और इसके अलावा उर्वरक की भी बचत होगी। और केंद्र सरकार की तरफ से शुरू करी गई इस योजना के तहत किसानों को जो है हमारा विधि के माध्यम से सिंचाई करने के लिए 90% तक सब्सिडी का लाभ दिया जाए। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं दिया तो दे सके हैं, जिससे कि किसानों को ज़्यादा फसल का उत्पादन हो और फसल में सिंचाई के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता ना पड़े, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना पानी उनको पर्याप्त मिलता रहे। अब जो यह बात आ जाए है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में और क्या पहलू हो सके हैं, तो यह योजना है यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना को केंद्र सरकार की तरफ से लागू कराया गया। और इसके साथ साथ योजना के तहत किसानों को हमारा विधि से फसल में सिंचाई करने के लिए प्रेरित कराया जा रहा है, जिससे कि भूमिगत जल की बचत करी जा सके। और इसके साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि किसान भाई जागरूक हों और कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन ले सकें। और इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का जो है लाभ ले सके हैं, जिससे किसानों को 90% तक जो है उसमें यदि कोई अनुदान का प्रावधान है तो वो भी उस राशि का लाभ ले सकें, सब्सिडी वगैरह मिल सके उसमें।
और इससे किसानों को 60% जो है जल की बचत मिलेगी और 30% से ज़्यादा उर्वरक की बचत होने वाली। किसानों को फसल उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। जो किसान ड्रिप स्प्रिंकलर के माध्यम से जो फसल में सिंचाई करना चाह रहे हैं उनको सरकार की तरफ से जो है उनको बोरिंग वगैरह लगवाने के लिए भी सहायता प्रदान करी जा है। और इसके साथ साथ ये देखा जा है कि 30% से लेकर 40% तक ज़्यादा लाभ किसान भाइयों को इससे मिल सका है जो इसमें जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। एक बात यह आ जा है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है जो उसके लिए किसान भाई आवेदन करें भी तो कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए चाहिएंगे। तो उसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मोबाइल नंबर, किसान के खेत का खसरा खतौनी नक्शा और समूह में लाभ लेने वाले किसानों के लिए जो है खेत का नक्शा या खतौनी दिया जा सके है। और इस तरह से जो किसान भाई इस सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन करके इससे फ़ायदा ले सके हैं, जिससे कि जो भी उसकी सुविधाएं मिल रही हैं किसान भाइयों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और उससे फ़ायदा लेकर किसान भाई अपने खेतों में जब उनको ज़रूरत है और उस अनुसार जो है सिंचाई करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। नहीं तो जो खुली सिंचाई है या फिर कई बार बरसात के ऊपर निर्भर रहना पड़ा है उससे हट के जो है जहाँ जहाँ जितनी सिंचाई की ज़रूरत पड़े है उसके अनुसार इससे लाभ लिया जा सके है और अच्छी पैदावार किसान भाई अपने खेतों से ले सके हैं। तो भाइयों या तो करी हमने चर्चा सूक्ष्म सिंचाई योजना के ऊपर और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने यो भजन। शिवोऽहं शिवोऽहं सदा कहने वाले जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले तितिक्षा तृष्णा सुधा सहने वाले यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले शिवोऽहं शिवोऽहं सदा कहने वाले जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वाले कमंडल विभूति अलंकार वाले जटा जूट मुंडी सदाचार वाले ओ करमंडल विभूति अलंकार वाले जटा जूट मुंडी सदाचार वाले निराकार वाले या साकार वाले यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले शिवोऽहं शिवोऽहं सदा कहने वाले जगत जाल भ्रम से जुदा रहने वनवास वाले उदासी निराशी संन्यास वाले हो पूरी में गिरी में वनवास वाले उदासी निराशिया संन्यास वाले यतीश्वर तथा योग अभ्यास वाले यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले शिवोऽहं शिवोऽहं सदा कहने वाले
या को पीने वाले या बड़े भाग्य वाले। दसों इंद्रियों का दमन करने वाले, मनन द्वारा मन को समन करने वाले। ओ दसों इंद्रियों का दमन करने वाले, मनन द्वारा मन को समन करने वाले। अहम ब्रह्म पद को गमन करने वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवो हम सदा कहने वाले, खलक में पलक में अलख करने वाले, भिक्षालन मधुकरी का रस चखने वाले। ओ पलक में खलक में अलख करने वाले, भिक्षाल मधुकरी का रस चखने वाले। नारायण गिरी पर दया रखने वाले, नारायण गिरी पर दया रखने वाले, यको पीने वाले बड़े भाग्य वाले। शिवो हम सदा कहने वाले, यको पीने से जुदा रहने वाले। शिवो हम सदा कहने वाले, जगत जाल ब्रह्म से जुदा रहने वाले, जगत जाल ब्रह्म से जुदा रहने वाले। ये तो सुना भैया ने भजन। और भाइयों अब देंगे मौसम की जानकारी। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 14 डिग्री सेल्सियस। और कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह आज से यानी 10 मार्च से 14 मार्च तक जो है दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है या मौसम परिवर्तनशील रिस्क है। और इसके साथ साथ भाइयों अब करेंगे चर्चा कल के कृषि कार्यक्रम पर। तो जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है तो कल हम चर्चा करेंगे भारत जन उर्वरक योजना के ऊपर। आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बोर्डो मिश्रण का बागवानी में प्रयोग व महत्व पर और जानकारी देंगे IYOM 2023 यानी मोटे अनाज और नए स्टार्टअप विषय पर। और इसके साथ साथ जहाँ तक बात है आज के कृषि प्रश्न के उत्तर की, तो आज के कृषि प्रश्न का जो हमने कराया था यानी कि हरी खाद के लिए बोई जाने वाली 2 फसलों के नाम बताओ, तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं 2 नाम जो कि किसान भाई बोए हैं इस्तेमाल करे हैं उसके लिए। तो उसका जो देखा गया है कि शायद किसान भाई हमारे व्यस्त ज़्यादा रहे हैं और अभी तक जो है हमने कोई भी उत्तर जो है उनका SMS के माध्यम से अभी नहीं मिला है। तो कोई बात नहीं, व्यस्तता के बीच बीच में किसान भाइयों ने इसके लिए भी समय निकालना चाहिए और जो हमारे आज के कृषि प्रश्न है उसका उत्तर भेजना चाहिए। पर फिर भी हम भाइयों की जानकारी के लिए इसका उत्तर बता रहे हैं। यानी हरी खाद के लिए जो बोई जाने वाली 2 फसलें हैं उनमें मुख्य हैं सनई और ढेंचा, जो है आज के हमारे कृषि प्रश्न का सही उत्तर है।
और भाइयों अब सुनवाएंगे एक बातचीत सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा सब्जी मेले के अंदर एक कृषि विशेषज्ञ से बातचीत कृषि में ड्रोन का उपयोग। तो आओ सुने यह बातचीत। हरियाणा के अंदर हमने तकरीबन 1000 एकड़ में किसानों के खेत पे कमर्शियली इसका प्रदर्शन किया है और किसानों के जो रिजल्ट आए उनसे वो संतुष्ट हैं। व्यावसायिक रूप से प्रदर्शन किया है, जिसमें कहने का मतलब है जो कामयाब प्रदर्शन है। जी बिल्कुल, भारत सरकार की तरफ से हमें ये आदेश हुए थे कि आप किसानों के खेत पे जाके इसकी प्रदर्शनी करिए, तो पूरे हरियाणा में हमने इनके प्रदर्शन किए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट किसानों को मिले हैं। तो अगर हवा लगातार चलती रही तो इसका यूज तो हो नहीं सकता फिर? हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी पंप से, चाहे वो नैपसेप स्प्रे पंप हो, चाहे ट्रैक्टर वाला हो, केमिकल का स्प्रे नहीं अलाउड होता अगर हवा की स्पीड 10 से 15 माइल से ज़्यादा है। तो करने को तो आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा किसान को नहीं मिलेगा जो फसल पे मिलने वाला था। मतलब जो टंकी से करते हैं तब भी इतनी हवा में तो वो भी कामयाब नहीं होता है ना? हाँ, उसके ऊपर भी कृषि जो साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक, उनके रिकमेंडेशन नहीं है। वो भी ये कहते हैं कि 10 माइल से नीचे जो हवा है तभी आप स्प्रे करें, तभी आपकी फसल पे रहेगा, नहीं तो वो बिखर जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगा। हाँ, उसका जो ड्रिफ्ट है वो अगले खेत में चला जाएगा, और कई बार अगले खेत में कोई काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी ड्रिफ्ट का जाने का खतरा रहता है। तो और कोई बात डॉक्टर साहब बताना चाहते हैं? मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि ड्रोन के जो फ़ायदे हैं उसके साथ साथ इसके साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, आपने उनका भी विशेष ध्यान रखना। जैसे ड्रोन को उड़ाने के लिए आपको सर्टिफाइड पायलट का लाइसेंस या सर्टिफिकेट का ज़रूरी वो होना चाहिए। दूसरा, आपने इसका जो फ्लाइंग जोन है उसका ध्यान में रखना चाहिए कि ड्रोन को कुछ एरिया में प्रतिबंधित किया गया है, जैसे डिफेंस सेक्टर है, एयरपोर्ट है, या हमारे कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ड्रोन को उड़ाने की परमिशन नहीं है, वहाँ पे किसान भाई इसको ना उड़ाएं। तीसरा इसका है कि आपने जैसे ही अपना फ़्लाइट देख लिया तो कहीं भीड़ भाड़ है तो उसके ऊपर भी अवॉइड करें, ना उड़ाएं, और जो हवा के नॉर्म्स हैं या जो समय है रात्रि के समय ना उड़ाएं, तो उन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बातचीत के लिए ऊंचाई लगभग कितनी रखी जाती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जैसे हाई टेंशन वायर की बात की थी किसान भाई ने कि बिल्कुल जहाँ पे हाई टेंशन वायर है उनसे दूर रखा जाना चाहिए। और ऊंचाई की अगर बात करें तो ये जो ड्रोन एग्रीबोट है ये तकरीबन 98 फीट की हाइट तक उड़ सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में हमें अगर बाग को या गन्ने को छोड़ दें तो हमें 20 फुट से ऊपर उड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये अगर एयरपोर्ट के आसपास भी उड़ता है तो भी आपके जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आता। मतलब उसमें जो हवाई जहाज़ों का उड़ना उतरना है उससे इसका तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेट की जा सकती है इसकी। बिल्कुल, इसकी ऊंचाई हम लोग सेट कर सकते हैं। आमतौर पे हम लोग जो गेहूं की फसल है या जो दूसरी फसलें हैं, तो आप ये सोच लीजिए जहां फसल ख़त्म होती है उससे हम तकरीबन इसकी ऊंचाई है वो 9 फीट की रखते हैं, 8 से 9 फीट की। तो 8 फीट की रखते हैं तो लगभग 4 मीटर का एक इसका स्पैन चलता है, जिसको किसान भाई फाड़ा बोलते हैं। तो 4 मीटर का फाड़ा लेके ये चलता है। ठीक, मतलब 4 मीटर तक के वो एक जो उसका है वो लेकर चलता है। ठीक है। वो तो प्रोग्रामिंग है, सारी सेटिंग हो जाती है वो। हाँ, हाइट की आप सेटिंग कर सकते हो 3 मीटर पे, 4 मीटर पे। अगर फसल छोटी है तो जैसे गन्ने की फसल है तो उसके ऊपर आपको काफ़ी ऊंचाई पे करनी पड़ेगी, या बाग की फसल है तो बाग में अलग तरह से स्प्रे आपको करना पड़ेगा। या ये जैसे सब्जी गोभी है या कुछ और है, इनमें थोड़ा सा हाइट नीचे लेके आना? हाँ, हाइट आप इसकी 98 फीट तक एडजस्ट कहीं भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, कम से कम कितनी? कैनोपी से हम रिकमेंड करते हैं कम से कम 8 फीट की हाइट हो, क्योंकि इसकी जो हवा की थ्रस्ट होती है तो वो थ्रस्ट कई बार आपको फूल गिरा सकती है, ज़्यादा क्लोज करेंगे तो ज़्यादा क्लोज रखने से नुकसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह तो सुनी भैया ने बातचीत कृषि विशेषज्ञ से कृषि में ड्रोन का उपयोग विषय पे। और भाइयों अब करेंगे चर्चा किसान कॉल सेंटर पे। किसान कॉल सेंटर एक ऐसा नंबर है किसान भाइयों जिससे कि किसान भाई संपर्क करके अपनी कृषि संबंधी जो समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उनके ऊपर बातचीत कर सके हैं कृषि विशेषज्ञों से। और यो नंबर है हमारा 1551, यानी कि 1551। किसान भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लें, 1551। इससे संपर्क करके किसान भाई अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी ले सके हैं, सुझाव ले सके हैं कृषि विशेषज्ञों से मिलकर। और इसके साथ साथ किसान भाइयों ये देंगे जानकारी प्राकृतिक खेती के एक ऐसे विषय पर कि नीम पेस्ट कैसे बनाएं। भाई सोच रहे होंगे भाई नीम पेस्ट यो क्या चीज़ आ गई, तो ये भी
जो ऐसा है जो हम प्राकृतिक खेती जो किसान भाई अपना रहे हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सके है कि इसके अंदर जो हमारे दूसरे रसायन हैं उनका इस्तेमाल ना करके जो फलों पे, फलदार पौधों पे या फसलों पे कई तरह के कीट आ जाएं और रोग आ जाएं, उनसे बचाव के लिए खास करके बागों में इसका इस्तेमाल अच्छा बेहतर तरीके से किसान भाई कर सके हैं। और जहाँ तक फल वृक्ष हैं जैसे आम है, लीची है, अमरूद है, इनके तने को कई बार कोई बीमारी आ जाए और कीटों का प्रकोप हो जाए, देखा होगा उसके अंदर छेद हो जाए, सुंडियाँ सी लग जाए उसके अंदर और उसका मल बाहर दिखाई देता रहे लाइन में और अंदर ही अंदर वो खाने लग जाए, तो उनको बचाने में इसका बहुत अहम योगदान है और उसमें नीम पेस्ट का इस्तेमाल किसान भाई कर सके हैं। तो एक बात यह वह है कि भाई नीम पेस्ट है क्या, वो तो हमने चर्चा करी, पर इसके साथ साथ सवाल ये भी उठा है किसान भाइयों के मन में, भाई ये तैयार किस तरह होगा। तो इसके लिए जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो एक ड्रम में 2.5 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर गोमूत्र ले लें, 1 किलोग्राम गोबर ले लें और 1 किलोग्राम नीम का कुटा हुआ पत्ता ले लें और अच्छे से मिलाकर उसने भर लें और 48 घंटों के लिए छाया में रख दें और उसने थोड़ा सा मिला दें, तैयार हो जाएगा, वो गाढ़ा सा हो जाएगा उसके अंदर जिस मात्रा में हमने उसके अंदर पानी लिया या गोमूत्र लिया और उसी अनुसार जो हमने वो नीम का कुटाया पत्ता उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से वो तैयार हो जाएगा एक पेस्ट सा। और उसके बाद जब इस्तेमाल करना है तैयार पेस्ट ने एक ब्रश से आम के पौधे के या दूसरे कोई पौधा है जिस तरह लीची, अमरूद या और फलदार पौधे हैं उनमें जो है ज़मीन से 2 से 3 फीट ऊपर तक जो है इसका एक तरह से लेप लगा देना है उसके चारों तरफ, पौधे के तने के चारों तरफ, जिससे कि कोई कीट पतंगा वगैरह उसका असर, क्योंकि ज़्यादातर पौधों पे खासकर फलदार पौधे जो हैं उनके निचले तने के ऊपर जो है इनका प्रकोप शुरू हुआ है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो बढ़ते चले जाएं। धरती के संपर्क में जो कीट पतंगे हैं वो धरती से जड़ों की तरफ से तने पर चढ़ना शुरू होंगे और वहीं से सुंडियाँ वगैरह जो भी हैं उसको खाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हमने उनको रोकना है और जब ये पेस्ट उन तने के चारों तरफ अच्छे से गाढ़ी सी परत उसकी लगा देंगे तो जाहिर है फिर ये उसके ऊपर इसका प्रकोप कम होगा या बिल्कुल रुक जाएगा और ये उस समय के साथ साथ जब उनको ज़रूरत पड़े लगा सके हैं, नहीं तो अमूमन नए तौर पर जो देखें इसने तो इसको इस्तेमाल 2 बार तो ज़रूर करना चाहिए, एक तो जो गर्मियों में और एक सर्दियों में। और उसमें गर्मियाँ जब चरम पर हों तो बीच में मई जून से का महीना आ जाए और उधर नवंबर दिसंबर में कर सके हैं इसको, और बीच में ज़रूरत के अनुसार किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सके हैं उसके साथ साथ कि कहाँ कैसा हमने इस्तेमाल इसको करना है। और इसी श्रृंखला में जो देखें कि इसमें फफूंदनाशक के रूप में भी कुछ चीज़ें तैयार हो सकें, जिसमें खट्टा छाछ आ जाए, जिसने बटर मिल्क कह दें, 10 से 15 दिन पुराना जो छाछ है उसको इस्तेमाल कर से 9 लीटर पानी में 500 मिलीलीटर खट्टा छाछ मिला के फसल पर छिड़काव कर सके हैं और एक जीवनाशक, फफूंदनाशक, विषाणुनाशक, संजीवक फसल में के लिए जो वृद्धि फूल और फल के समय जो है इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किसान भाई कर सके हैं। तो ये थोड़ा सा उससे हटके हो जाए नीम पेस्ट से, क्योंकि नीम पेस्ट के लिए थोड़ा उन्होंने सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, इसमें जो है खट्टे छाछ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ भाइयों अब करेंगे चर्चा कि नई फसल नई उमंग के तहत औषधीय फल बेल पत्थर के बाग कैसे लगा। तो जैसा आप जाने जो किसान भाई बागवानी में रुझान रखे हैं तो वो जो हैं इनको लगा सके हैं, तैयारी कर सके हैं, अभी से तैयारी करेंगे तो आगे जाके वो अपने बाग लगा सकेंगे, नए बाग, और उसमें तैयार करेंगे। और भारत में फलों के में देखा जाए बेल का यानी बेल पत्र भी कहते हैं, बेल पत्थर भी कहते हैं, तो इसका एक बहुत ही अहम स्थान है और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी फल है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, खनिज तत्व, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में मिला है। अजीर्ण, पेचिश, पीलिया, बवासीर, अल्सर, डायरिया वगैरह रोगों के लिए भी एक बहुत ही अचूक औषधि मानी जा है। और इसमें बेल की खेती दूसरे फलों की अपेक्षा कम देखरेख भी में हो जाए। इसके अलावा बंजर बरानी भूमि में भी बेल के खेती जो है कर सके हैं, वहाँ भी इसके पौधे सफलतापूर्वक उगाए जा सके हैं और उसमें अच्छी संभावना बागवानी में इसकी बने है। और बेल की खेती जैसा हमने जिक्र कराया कि जो हल्की भूमि के खेत है उनमें भी जो है सफलतापूर्वक हो जाए। और इसके साथ साथ जहाँ अच्छे जल निकास की बलुई दोमट मिट्टी है वहाँ भी इसकी खेती हो सके। ऊसर भूमि जिसका pH मान 8 तक हो
उसमें बेल की खेती सफलतापूर्वक कर सकें। और इसके साथ साथ बेल के पौधे लगाने के लिए 9 × 9 मीटर की दूरी पर निशानी लगा लें। पौधे लगाने के लिए बरसात से पहले 1 × 1 मीटर के खड्डे तैयार कर लें। खड्डों को 15-20 दिन तक धूप में खुला छोड़ दें और खड्डों को भरने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि खड्डों से भरी हुई सतह ज़मीन से कम 6 इंच से कुछ ऊपर रहे, जिससे कि सिंचाई के बाद वो ज़मीन की सतह के बराबर आ जाए। और इसके लिए जो अच्छी सिफारिश करी गई किस्में मानी जा हैं उसमें हैं मिर्ज़ापुरी, कागजी गोंडा, फैजाबाद राउंड, नरेंद्र बेल 5 और जो बेल की कुछ और दूसरी किस्म है जिनमें गुणवत्ता और भी बेहतर पाई गई, नरेंद्र बेल 7, नरेंद्र बेल 9, पंत शिवानी, पंत अर्पणा, पंत उर्वशी, पंत सुजाता जो हैं वो इसमें अच्छी किस्में मानी गई हैं। और इसके साथ साथ CISHB 1, CISHB 2 ये भी अच्छी किस्में इसकी मानी जाए। और उन्नत किस्मों के पौधे तैयार करने के लिए जो है देखें कि इसका चश्मा विधि के जरिए पैबंद चश्मा विधि से इसको अच्छी तरह से तैयार कर सके हैं। और बीज से बोना है तो बीज आजकल के दिनों में जो है इसके बोए जा सके हैं। और जब ये बीज के पौधे पेंसिल जितने या इससे ज़्यादा आकार के हो जाएं तब जो है इनको आगे चल के जुलाई अगस्त के महीनों में इसको चश्मा के रूप में लगा के पैबंद चश्मा के रूप में इस्तेमाल करके लगा सके हैं। और बरसात ऋतु में जो है तैयार करे गए पौधे वो खेत में सीधे लगाए जा सकें। गली सड़ी गोबर की तैयार खाद अच्छी से जो है वो देना बेहतर रहेगा। और उसके साथ 50 से 80 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद जो है वो प्रति पौधे में दे सके हैं। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हर पौधे में 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फोरस, 50 ग्राम पोटाश हर साल दें। खाद और उर्वरकों की पूरी मात्रा जो है उसमें लगभग गर्मियों में या जून जुलाई के दिनों में दे सके हैं। और इसके तने से 30 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर चारों तरफ जो है गहराई में खाद को दिया जा सके। मौसम के अनुसार जो देखा जाए है उसमें नड़ाई गुड़ाई ज़रूर करें जिससे कि समय पे जो है इनकी बढ़वार हो सके और भाई जो है अच्छी पैदावार इससे ले लें। आमतौर पर देखा जाए जो कलमी पौधे हैं 3 से 4 साल के बाद फल देना शुरू करते हैं, जबकि जो बीज से बोए गए हैं वे 7 से 8 साल में फल देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि कलम तैयार करें या चश्मा पैबंद विधि से जो है कलम तैयार कर रखिए तो और भी बेहतर रहेगा और उसमें जल्दी इससे पैदावार मिलनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह से एक अत्यंत गुणकारी पौधा जो है या वो किसान भाई अपने खेतों में लगाएंगे तो उससे अच्छी पैदावार लेकर किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकेंगे। तो इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाज़त दो। अच्छा भाइयों, राम राम।